जी क्लास काइंडली सारे पार्टिसिपेंट्स रीजॉइन कर लें। टेक्निकल इशू हो गया था, उसकी वजह से लैपटॉप मेरा शट डाउन हो गया था। काइंडली सब लोग ज्वाइन कर लें सो दैट मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रिवाइज कर दूँ, स्टार्ट कर दें। बल्कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिस्कस कर रहे थे हम, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रही हूँ कि सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन। दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर ली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स से आई एम क्रिएटिंग अनदर क्लास। क्लास हम कर देते हैं स्टूडेंट की। क्लास शुड बी पब्लिक, so I will use public access modifier. पब्लिक क्लास स्टूडेंट, देन इसमें हम कुछ फील्ड रख लेते हैं। पब्लिक, सबसे पहले उसका नाम, इसलिए स्ट्रिंग में रख दिया पब्लिक इंट एस आई डी, स्टूडेंट आईडी इंटीजर हो गई। और क्या रख सकते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग डिग्री, कि वो कौन सी डिग्री प्रोग्राम में इनरोल्ड है। ठीक है, इसी के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पब्लिक स्टूडेंट। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या, वही जो हमारे पास सिंटेक्स है। पब्लिक का कीवर्ड, नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर शुड बी सेम ऑफ नेम ऑफ क्लास। दिस राउंड ब्रैकेट्स अगर ये एम्प्टी है, इट मींस कि ये मेरे पास क्या है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जो अगर आप खुद से नहीं बनाएंगे तो इम्प्लिसिटली बैकएंड पे आपका कंपाइलर खुद से क्रिएट कर लेगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रही हूँ। एक्सप्लिसिट मींस एज अ प्रोग्रामर मैं खुद से कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं नेम की वैल्यू कर देती हूँ ABCD डिफॉल्ट वैल्यू। स्टूडेंट आईडी मैंने कर दी है 1234 एंड डिग्री मैं कर देती हूँ BScs फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये डिफॉल्ट वैल्यूज मैंने सेट कर दी इस कंस्ट्रक्टर के लिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई एतराज तो नहीं है। मैंने यहाँ पे सिंपल अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। अभी मैंने जो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वो अभी डिक्लेयर नहीं किया। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, नाउ आई एम क्रिएटिंग अनदर कंस्ट्रक्टर विच इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बिल्कुल वैसे ही हम डिक्लेयर करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जैसे हम पैरामीटराइज मेथड डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, पैरामीटराइज मेथड और फंक्शन। ठीक है, अगेन हमारे पास कंस्ट्रक्टर की वो क्या होगी, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर शुड बी सेम ऑफ क्लास नेम विच इज स्टूडेंट। एंड नाउ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा एक क्लास में एक से ज्यादा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मींस दो ऐसे कंस्ट्रक्टर आप नहीं बना सकते जो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट हो। ठीक है, क्या एरर दे रहा है, टाइप स्टूडेंट ऑलरेडी डिफाइंस अ मेंबर कॉल्ड विद द सेम पैरामीटर टाइप्स। ठीक है, सेम पैरामीटर के लिए मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है। अब सेम आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप वहां से ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो यहाँ पे कौन से वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, इसीलिए यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है।
ओके अब मैं यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये भी क्लियर हो गया कि एक ही नाम मतलब एक से ज्यादा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक क्लास में आप नहीं बना सकते। अब मैं क्या कर रही हूँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कोई ना कोई वैल्यू इनपुट ले रहा हो। सो हम अकॉर्डिंग टू क्लास वेरिएबल के ही वेरिएबल्स रखते हैं। ठीक है, नेम है, स्टूडेंट आईडी है, डिग्री है। तो नेम की डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। जैसे हम मेथड में आर्गुमेंट्स बता रहे होते हैं कि जब हम वैल्यू इनपुट देंगे तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग हम n कर देते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट वैल्यू जो पास होगी उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए और उसको लोकल वेरिएबल n पे स्टोर कर दें। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट आईडी विच इज इंटीजर वेरिएबल। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या डिक्लेयर करेंगे, इंट स्टूडेंट आईडी है तो इसको s कर देते हैं। एंड देन डिग्री प्रोग्राम में विच इज स्ट्रिंग, तो उसको हम कर देते हैं स्ट्रिंग डी, जो कि डिग्री यहाँ से एंड होगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसमें मैं ये डिक्लेयर कर रही हूँ कि दिस कंस्ट्रक्टर विल टेक 3 आर्गुमेंट, 3 इनपुट वैल्यूज। फर्स्ट वुड बी स्ट्रिंग, सेकंड इंटीजर एंड थर्ड अगेन स्ट्रिंग। ठीक है, जब 3 वैल्यूज पास होंगी, जैसे हम मेथड में वैल्यू पास करते थे तो मेथड में वैल्यू पास करते वक्त वो वैल्यू कहाँ असाइन होती थी, इन लोकल वेरिएबल्स में। ठीक है, अब इन लोकल वेरिएबल्स के थ्रू मैं सेट करवा रही हूँ कि जो क्लास का नेम वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या कर दो, n, यानी कि यूजर जब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करे और जो फर्स्ट वैल्यू पास करे स्ट्रिंग, वो इस n में स्टोर हो और इस n के थ्रू क्लास के वेरिएबल नेम में स्टोर हो जाए। देन जो सेकंड वेरिएबल है s id, इसकी वैल्यू क्या सेट हो जाए, जो s वाली वैल्यू आई है। और जो थर्ड वाली वैल्यू है विच इज डिग्री इज इक्वल टू, ये कैसे सेट हो, d के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। ठीक है, आप देख रहे हैं दोनों कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा, और जब ये कॉल होगा ऑटोमेटिकली नेम, स्टूडेंट आईडी और डिग्री की वैल्यूज यही डिफॉल्ट सेट हो जाएंगी। फिर मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में करते वक्त मेरे पास 3 क्लास वेरिएबल, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा 3 ही पास करें। इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट्स कि आप कंस्ट्रक्टर में कितनी वैल्यूज पास करवाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं तो एक एक वेरिएबल के थ्रू भी करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या किया मैंने, ये सिर्फ क्लास में ये सिर्फ एक डमी डाटा बना दिया कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त अगर तो यूजर जो है वो कोई भी आर्ग्यूमेंट पास ना करे तो ये वैल्यू सेट कर दो, और अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त यूजर आगे ये 3 वैल्यूज पास करे जो कि इसी सेम टाइप की हो, यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग हो, सेकंड इंटीजर हो और थर्ड स्ट्रिंग हो, तो वो वैल्यूज ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा होगा। अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्लास मेन मेथड वाली क्लास में जाके मैंने स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो इसने क्या, कौन सा वाला कॉल करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैं यहाँ पे एक प्रिंट ऑल का मेथड भी दे देती हूँ, पब्लिक वॉइड प्रिंट ऑल, जो कि क्या प्रिंट करवाए, नेम, स्टूडेंट आईडी एंड नेम। अच्छा, क्लास के जो वेरिएबल नेम है वो यहाँ सेम रहेंगे जो मैंने रखे थे। नेम था, एस आई डी एंड DEG फॉर डिग्री। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स हैं, नेम, SID एंड DEG। ये वो वेरिएबल्स हैं जो क्लास लेवल वेरिएबल्स हैं जो मैंने यहाँ पे रखे हैं। नेम, SID एंड डिग्री ये थ्रू आउट सेम रहेंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इसी नेम, जो सेम वेरिएबल है नेम, इसकी वैल्यू ABCD कर रही हूँ। सेकंड है स्टूडेंट आईडी, इसकी वैल्यू 1 2 3 कर रही हूँ, और डिग्री की वैल्यू BS CS कर रही हूँ डिफॉल्ट। और फिर जो एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया उसमें 3 लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, यानी कि यूजर जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा 3 वैल्यूज पास करेगा तो 1 बाय 1 वो फर्स्ट वाली वैल्यू n में, सेकंड वाली वैल्यू s में एंड थर्ड वाली वैल्यू d में स्टोर होगी। और इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, जो क्लास लेवल वेरिएबल्स हैं नेम, SID एंड डिग्री, इसको इन्हीं वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली वैल्यू सेट करवा रही हूँ। और एक प्रिंट ऑल का मेथड ले लिया जिसमें मैं नेम, स्टूडेंट आईडी और डिग्री को प्रिंट करवा रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ से मैंने कॉल कर दिया s1 डॉट प्रिंट ऑल। तो ये कौन सी वाली वैल्यूज प्रिंट करवाएगा मुझे, क्लास
s1 डॉट प्रिंट ऑल पे क्या प्रिंट करवाएगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये क्लास में जाएगा, स्टूडेंट के नाम के दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक ये और एक ये, कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, डिफॉल्ट, जिसमें कोई वैल्यूज नहीं है। पैरामीटर वाला तो अभी मैंने कॉल ही नहीं किया ना, तो डिफॉल्ट वैल्यू कॉल होगी। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देख लेती हूँ। s1 डॉट प्रिंट ऑल, ठीक है, इसने कौन सी वैल्यूज प्रिंट करवा दी, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने रखवाई थी, ABCD 1 2 3 4 BSCS, जो जिस तरह मेथड में हम जो वैल्यू पास करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली मेथड कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर में भी वही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसकी रिलेटेड डेफिनेशन क्लास में मिलेगी। तो ये वाला स्टूडेंट किसके इक्विवेलेंट है, एम्प्टी स्टूडेंट विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। तो ये कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, वो वाला कंस्ट्रक्टर जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा। और स्टूडेंट 1 के लिए नेम, SID और डिग्री ये सेट कर देगा। नाउ आई एम क्रिएटिंग अनदर ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, ये बहुत ज्यादा मेरे पास हेक्टिक प्रोसेस इसलिए हो सकता है कि अब मैं आगे जाके जब मुझे स्टूडेंट 1 की वैल्यू चेंज करनी होगी, हमेशा डिफॉल्ट वैल्यूज तो नहीं रहेंगी। तो मैं s1 डॉट नेम इज इक्वल टू दिस, s1 बार बार मुझे हर ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इससे ये बेटर तरीका नहीं है कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही वैल्यू पास कर दूं। वो हम कैसे करेंगे, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही मैंने वहां पे अकॉर्डिंगली जो 3 वेरिएबल्स दिए थे, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड इंटीजर एंड थर्ड इज स्ट्रिंग। तो यहाँ से मैं फर्स्ट स्ट्रिंग पास कर देती हूँ। लेट से मैंने स्टूडेंट का नाम कर दिया अली, ठीक है, और फिर उसकी जो स्टूडेंट आईडी थी वो मैंने कर दी 87456। और थर्ड वाला इनपुट क्या था, अगेन एक स्ट्रिंग। देखें ये मुझे नीचे बता रहा है, अगर आप देखें तो, कि ये जो स्टूडेंट वाला कंस्ट्रक्टर है ये 3 टाइप्स ले रहा है, ताकि जब मैं यहाँ वैल्यूज दूं तो मुझे टाइप पता हो कि फर्स्ट वाली वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए, सेकंड वाली वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, और थर्ड वाली वैल्यू अगेन स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो अब मैं थर्ड वाली वैल्यू स्ट्रिंग दे देती हूँ। उसका डिग्री प्रोग्राम लेट से मैंने कहा कि BSERP, और फिर मैंने से यहाँ से कॉल कर दिया s2 डॉट प्रिंट ऑल। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जैसे ही मैंने स्टूडेंट के साथ 3 आर्ग्यूमेंट पास किए, तो ये देखेगा कि इस स्टूडेंट की क्लास में क्या कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो 3 स्ट्रिंग इनपुट ले रहा हो, जिसमें फर्स्ट स्ट्रिंग हो, सेकंड इंटीजर हो और थर्ड BSERP हो। तो ये कैसे करेगा, ये जाएगा क्लास में और इस क्लास में जाके ये देखेगा ठीक है। अब ये देखेगा कि इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर ऐसा डिफाइन है जो कि एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है। अब मेरे पास क्या होगा, जो फर्स्ट वैल्यू है इस ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। कॉल कैसे करेगा, जैसे मेथड पास करते हुए वैल्यू पास होती है वैसे ही। तो वो जो फर्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू थी अली, ये अली कहाँ चली जाएगी, इसी कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट वेरिएबल है n में। तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल n की वैल्यू अली हो गई। सेकंड, वहां से जो मैंने स्टूडेंट आईडी दी थी 8579 8756, ये कहा जाएगी इंटीजर वाले लोकल वेरिएबल में s में। और डिग्री प्रोग्राम जो मैंने दिया था BSERP, ये BSERP कहाँ इनपुट जाएगा, इस D में। फिर कंस्ट्रक्टर की बॉडी कॉल होगी और कंस्ट्रक्टर की बॉडी के थ्रू मैं इस क्लास लेवल वेरिएबल्स की वो वैल्यू सेट करवाऊंगी जो यूजर वहां से पास कर रहा है, जो इन लोकल वेरिएबल्स में सेट हुई थी। n की वैल्यू m में चली जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट s2 के लिए नेम की वैल्यू अली हो जाएगी। s की वैल्यू 8576 स्टूडेंट आईडी में स्टोर हो जाएगा, SID में। तो स्टूडेंट 2 के लिए SID क्या हो जाएगी 8576। और डिग्री जो D था, D की वैल्यू क्या थी BSERP, वो स्टूडेंट 2 के लिए कॉल हो जाएगी। अब मैं इसको रन करती हूँ। ये देखें, इसने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, जो मैंने वैल्यूज 3 पास की थी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, वही 3 वैल्यूज इसने सेट कर दिए। लेट assume I am creating another object, student s3 is equal to new student,
और यहाँ पे भी मैं क्या कर देती हूँ, 3 वैल्यूज पास कर देती हूँ। सेम होना जरूरी है, फॉर्मेट जो वहां दिया है स्ट्रिंग इंट स्ट्रिंग, यहाँ पे भी स्ट्रिंग इंट स्ट्रिंग का ही पैटर्न यूज होगा। लेट्स से मैंने नेक्स्ट इनपुट दे दिया रिदा स्टूडेंट नेम, ठीक है, आईडी मैंने दे दी 5678 और डिग्री प्रोग्राम मैंने दे दिया BS CS, ठीक है, और मैंने कहा S3 डॉट प्रिंट ऑल। अब उससे मुझे फायदा क्या हुआ कि एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना के आई कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही मैंने वैल्यूज पास कर दी। अब ये देखेगा कि मेरी स्टूडेंट की क्लास में कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, स्ट्रिंग, इंटीजर एंड स्ट्रिंग। क्या करेगा, ये तीनों वैल्यूज उठाएगा, रिदा 5678 BSCS, ये 3 वैल्यूज उठा के कहाँ पास कर देगा, इस लोकल वेरिएबल में। एन की वैल्यू अब क्या हो गई रिदा, एस की वैल्यू 5678, डी की वैल्यू BSCS। उस ऑब्जेक्ट के लिए जो मैंने क्रिएट किया दैट वाज S3। S3 के लिए नेम की वैल्यू क्या कर देगा, S3 के लिए नेम की वैल्यू कर देगा रिदा स्टूडेंट आईडी 5678 एंड डिग्री इज इक्वल टू BSCS। इसका उस पुराने वाले ऑब्जेक्ट से कोई लिंक नहीं होगा, वो एक अलग कॉपी है, ये एक अलग कॉपी है। हर ऑब्जेक्ट की मेमोरी में अलग अलग जो है वो पोजीशन होगी, अलग अलग पोजीशन पे मेरे पास वेरिएबल स्टोर होंगे। जी अली, आई गेस आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ठीक है, हर दफा नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर आप नई नई वैल्यूज बना सकते हैं। yes. अच्छा, अगर दो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप बनाना चाह रहे हैं क्लास में, तो दोनों के नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ठीक है क्लास, तो ये किस तरीके से काम करे। अच्छा, अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम एक से ज्यादा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं क्लास में, तो एक से ज्यादा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो कंस्ट्रक्टर का नेम है, जो नेक्स्ट आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे, उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड बी डिफरेंट। जैसे कि मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया स्टूडेंट नाम का, जो एक स्ट्रिंग, इंटीजर और स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है। यू कैन चेंज द सीक्वेंस सो दैट जब वहां से आप वैल्यूज पास करें, अगर सेम नाम मैंने सेम पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर बना दिया, देन इट विल शो एन एरर कि वहां से कॉल करते वक्त आपका कंपाइलर जो है वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। ठीक है, ये दोनों कंस्ट्रक्टर बिल्कुल सेम पैरामीटर लिस्ट, so we can have constructor having same number of argument but in different patterns। देखें यहाँ पे ये क्या कह रहा है, type student already defines a member called octet with the same parameter type। so अगर आप एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कम कर दें, एरर अट गया। अब क्या होगा कि वहां से
जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे और वहां पे जो मैंने नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है वो क्या है, कंस्ट्रक्टर का नाम तो वही सेम रहेगा, क्लास नेम, लेकिन इसमें मैंने आर्गुमेंट चेंज कर दिया। मैंने कहा कि ये कंस्ट्रक्टर 2 इनपुट ले रहा है, तो वहां से जब आप 2 इनपुट पास करेंगे और इनपुट की टाइप सेम होनी चाहिए। अगर वहां से मैं 2 स्ट्रिंग पास करूंगी तो एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है जो 2 स्ट्रिंग ले रहा हो। हाँ, अगर मैं एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर दूंगी तो वो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता है। तो आप बिल्कुल मल्टीपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं एक क्लास में। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, एक से ज्यादा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। बट व्हेन वी कैन हैव मल्टीपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास, but having different parameter list or at least different types. क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, एक कोई क्यूरी थी मैथ्स का था कि मिस अगर 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हों तो कैसे कॉल करेंगे। ठीक है, मैथ्स में आपके क्वेश्चन को फर्दर इलेबोरेट कर रही हूँ। एक और भी क्यूरी थी मेरी नजरों से गुजरी थी कुछ। हमजा जाहिद, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, कौन इसको आंसर करना चाहेगा? हमजा जाहिद का क्वेश्चन है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस है। जी बिल्कुल, इट्स अप टू यू कि आप एक क्लास में कितने भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ही होगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो जो आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर रहे हैं, या तो आर्ग्यूमेंट का नंबर डिफरेंट हो या जो वैल्यूज आप दे रहे हैं वो वैल्यूज डिफरेंट हो। कंस्ट्रक्टर, जी एग्जैक्टली हमजा आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं हुजैफा, कि कंस्ट्रक्टर वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए यूज हो रहा है और मेथड किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज हो रहा है। मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, कंस्ट्रक्टर कभी भी कुछ रिटर्न नहीं करेगा, चाहे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, या कोई भी कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट का जो कि 3 इनपुट ले रहा है। सेकंड एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जो 2 इनपुट ले रहा है। अब मैं ये जो 2 इनपुट मतलब एक पैटर्न आर्ग्यूमेंट का कभी रिपीट नहीं हो सकता। अब अगर मैं यहाँ से एक और कंस्ट्रक्टर बना लूं जो एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर ले रहा है, तो वो भी मुझे एरर थ्रो करेगा। ठीक है, स्ट्रिंग और इंटीजर मैं रिपीट नहीं कर सकती। हाँ, आई कैन क्रिएट स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, क्योंकि ये वाला पैटर्न मैंने पहले यूज नहीं किया। तो इसको मैं कर देती हूँ स्टूडेंट आईडी के बजाय डिग्री। अब ये कॉल कैसे होगा ये भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद ब्रेक लेते हैं। लेट assume I am creating another object, student s4 is equal to new student। अब इसमें मैं क्या वैल्यू पास कर रही हूँ? 2 स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रही हूँ। सो जब भी हम 2 स्ट्रिंग वैल्यूज मैंने पास कर दी, लेट से मैंने नेम दे दिया XYZ और डिग्री प्रोग्राम दे दिया BSIT। ठीक है, 2 स्ट्रिंग पास किए हैं, तो ये कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा मेरे प्रोग्राम में? ठीक है, तो यहाँ से ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जो कि 2 स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है। ठीक है, ये वाला देखेगा कि मेरी क्लास में जाके ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जो 2 स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, तो वो ये वाला कंस्ट्रक्टर है जो 2 स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है।
ठीक है, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा क्लास, जो 2 स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है। एन की वैल्यू जो वहां से मैंने फर्स्ट वाला इनपुट पास किया था वो फर्स्ट उसी सीक्वेंस में पास होगा एन में। तो नेम की वैल्यू एक्स वाई जेड हो जाएगी, और जो मैंने डिग्री प्रोग्राम दिया था बी एस आई टी वो कहाँ सेट हो जाएगा, डिग्री में। अब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट आईडी नहीं दी, तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, स्टूडेंट आईडी को उसकी डिफॉल्ट वैल्यू, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, डिफॉल्ट पे सेट कर देगा। तो यहाँ से जब मैं s4 डॉट प्रिंट ऑल कॉल करूंगी, s4 डॉट प्रिंट ऑल, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, नेम एक्स वाई जेड, स्टूडेंट आईडी 0 एंड डिग्री प्रोग्राम बी एस आई टी। देखें, नेम एक्स वाई जेड, स्टूडेंट आईडी 0 एंड डिग्री प्रोग्राम बी एस आई टी। तो इसी तरह जो हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता चला जाएगा। जी उमेर, कोई क्वेश्चन है? उमेर अली खान। ओके जी, यहाँ तक किसी को क्लास कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है? ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। आप जब तक मीनवाइल अपनी अटेंडेंस यहाँ पे सेंड कर दें चैट में, फिर हम ब्रेक पे चले जाएं। ब्रेक से आने के बाद क्विज होगा, और क्विज के बाद फिर एक क्लास सेशन। अच्छा, 10 मिनट का हमारे पास, ओके 15 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं। 16:40 हो रहे हैं, 16:55 पे आपका क्विज आपको एलएमएस में मिल जाएगा, क्विज नंबर 1। ठीक है, वो क्विज पेपर आप अपने पास डाउनलोड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, एंड यू विल हैव एग्जैक्टली 40 मिनट्स टू सॉल्व द क्विज। ठीक है, तो आप एज्यूम कर लें कि 16:55 पे स्टार्ट होगा, वैसे रिटर्न 40 करना है मिनट्स या हो जाएंगे आपके पास 5:35। बता रही हूँ, सब बता रही हूँ। 5:35 तक का टाइम है आपके पास। क्विज पेपर आप अपने पास डाउनलोड करेंगे, उसका जो सिनेरियो होगा उस सिनेरियो को आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने पास पेन के थ्रू पेपर पे। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में नहीं करना कोड, पेपर पे करना है। लेकिन पेपर पे सबसे पहले अपना नेम, स्टूडेंट आईडी, क्विज नंबर 1 और आज की डेट। ये जिस स्टूडेंट का नेम टैग ऊपर नहीं होगा मैं उसको इसको डिस्कार्ड कर दूंगी। और एंड यू हैव एग्जैक्टली 40 मिनट्स, मींस यू हैव एग्जैक्टली 40 मिनट्स। 40 मिनट्स के बाद अगर लाइट नहीं है, कोई नहीं सबमिट करवा सका, तो उसका क्विज कंसीडर नहीं होगा। यूनिवर्सिटी में भी तो ऐसे ही होता था ना, जो प्रेजेंट होता था उसका मार्क क्विज जो है वो कंडक्ट हो जाता था, जो एब्सेंट हो गया वो एब्सेंट है। तो यहाँ पे भी आपके पास एग्जैक्टली 40 मिनट्स होंगे। पेपर आप अपने पास डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद यू हैव 40 मिनट्स टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन पेपर। पेपर पे सॉल्व करना है आपने। 16:55 आफ्टर 15 मिनट। इसीलिए कहते हैं कि बैकअप होना चाहिए। ठीक है, अगेन अगर किसी की लाइट चली भी जाती है, ठीक है, इन केस, ठीक है, अगर लाइट चली जाती है तो मोबाइल डेटा तो होगा, व्हाट्सएप तो चल ही रहा होगा। पेपर पे सॉल्व करना है, पेपर पे सॉल्व करो, बट विद इन 40 मिनट्स, 40 मिनट के अंदर अंदर अगर लाइट चली जाती है तो उस केस में जो आपने पेपर पे सॉल्व किया उसकी पिक्चर लो, बट अगेन उस पिक्चर में आपका नेम, आईडी, आज की डेट एंड क्विज नंबर 1 का टाइटल होना चाहिए। वो पिक्चर लेके आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, और जैसे ही लाइट आ जाए वही सेम इमेज स्क्रीनशॉट वर्ड पे कॉपी पेस्ट करके आप सेंड कर दो, एलएमएस पे अपलोड कर दो। अब सब कुछ एंड हो गया बच्चे, तो फिर मैं इस पे कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, मैंने आपको अल्टरनेट सिचुएशन भी बता दी है, बट 40 मिनट्स के बाद जो है अगर किसी का जो है वो नहीं आएगा मेरे पास व्हाट्सएप पे भी और एलएमएस पे भी, तो फिर वो जीरो कंसीडर होगा।
हाँ पीडीएफ में करने तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं एंड आफ्टर ब्रेक 16:55 पे हम आपका क्विज जो है वो एलएमएस में मौजूद होगा। आप एलएमएस से डाउनलोड करेंगे उसको और डाउनलोड करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे और फिर 35 पे क्विज सबमिट हो जाना चाहिए एलएमएस पे और फिर 35 पे ही हम क्लास दोबारा कंटिन्यू करेंगे लास्ट सेशन। हाँ तो फिर वापस मेरी लाइट चली गई थी तो फिर मैंने आ भी तो गई थी ना बैकअप। जनरेटर ऑन होने में टाइम लगता है, मैंने ये तो नहीं कहा था कि क्लास खत्म हो गई जाओ छुट्टी हो गई। 16:55 पे क्विज आ जाएगा एलएमएस पे। अब आपकी मर्जी है कि आप 10 मिनट लो ब्रेक के, आप 15 मिनट लो। अपलोड करने का टाइम वही बच्चे 16:35 है। बिल्कुल लीव कर दें।